हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हम लोगों के देश में सबसे एपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। इट इज द बैंकर फॉर ऑल बैंक्स, इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट वाइज पूरा चीज को यहाँ पे मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। जो वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है उसमें आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे तो सेंट्रल बैंक के अनेक फंक्शंस होते हैं, पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? देखिए, मार्केट में इन्फ्लेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है क्रेडिट मनी का एक्सेस हो जाना। एक्सेस क्रेडिट मनी इज द मेन रूट कॉज बिहाइंड इन्फ्लेशन। ये क्रेडिट मनी क्रिएट कौन करता है दोस्तों? ये क्रेडिट मनी क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक्स बाय गिविंग ऑफ लोन्स। ठीक है, लोन बांट करके क्रेडिट मनी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि मार्केट में जितने का क्रेडिट मनी हो रहा है, आ रहा है, फ्लो आ रहा है, उसके साथ मार्केट में जितना का गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रहना चाहिए। अगर क्रेडिट मनी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू गुड्स एंड सर्विसेज, तो इन दैट केस मार्केट में इन्फ्लेशन आने का बहुत सी ज्यादा चांसेस होगा। इंडिया एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, इसीलिए इन्फ्लेशन को यहाँ पे सेंट्रल बैंक के द्वारा उसको नियंत्रित रखने का पूरा कोशिश किया जाता है थ्रू द मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है, केंद्र सरकार भी कोशिश करता है इकोनॉमी को एक सर्टेन दिशा में लेकर के जाने का। उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स आर अडॉप्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। और हम लोग अभी क्रेडिट कंट्रोल जो पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए, देयर आर टू मेथड्स थ्रू व्हिच क्रेडिट कंट्रोल इज डन। नंबर वन, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड नंबर टू इज क्वालिटेटिव मेथड्स। मेन फर्क क्या है दोस्तों इसके बीच में? इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स, the central bank is interested in controlling the size and the volume of the credit money। ठीक है, साइज और वॉल्यूम पर नियंत्रण पाने का जो मकसद होता है सेंट्रल बैंक का, उसको उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। इस मेथड के जरिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, मार्केट में जो टोटल फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको रोकने का तो नहीं, नियंत्रित करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। लेकिन क्वालिटेटिव मेथड्स को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव मेथड्स। इस मेथड के जरिए सेंट्रल बैंक मार्केट में जो क्रेडिट मनी आ रहा है उसका दिशा को बदलने का कोशिश करता है, उसको किसके तरफ मोड़ने का कोशिश करता है, टुवर्ड्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर एसेंशियल इन नेचर, दोज एक्टिविटीज व्हिच आर एसेंशियल इन नेचर, उसके तरफ यहाँ पे रुख को मोड़ने का कोशिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फार्मिंग इज अ वेरी वेरी एसेंशियल एक्टिविटी। तो सेंट्रल बैंक का यहाँ पे कोशिश होता है कि जो क्रेडिट मनी का जो फ्लो है वो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी से उसको रुख को चेंज करके फार्मिंग एक्टिविटीज, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ रुख को मोड़ देना। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आता है बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देयर आर 4 मेथड्स, याद रखिएगा दोस्तों। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक रेट पॉलिसी के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए, बैंक रेट होता क्या है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बैंक रेट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ सेंट्रल बैंक at which central bank is prepared to discount the first class bills of exchange and grant loans to the commercial banks। देखिए, एक सेंट्रल, आपको पता है कि सेंट्रल बैंक नॉर्मल पब्लिक के साथ डील नहीं करती है।
सेंट्रल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करती है, जैसे कि बैंक्स विच आर इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज बैंक्स विच आर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो सेंट्रल बैंक को मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सपोज लोन का जरूरत होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बीआरस होते हैं, जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, उसको वो डिस्काउंट कर देता है, और डिस्काउंट करके जो रेस्ट ऑफ द मनी है उसको वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज अ लोन वो प्रोवाइड कर देता है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखवाया, द सेंट्रल बैंक रेट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट। ये वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जिसपे कि सेंट्रल बैंक रेडी हो जाता है टू डिस्काउंट द फर्स्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ग्रांट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। आप सिंपली ये समझ लो कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो एक तरह का, आप समझ लो कि एक तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो चार्ज कर रहा है किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग लोन्स टू द अदर कमर्शियल बैंक्स। तो जाहिर सी बात है, अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन्स मान लीजिए कि महंगे दर पे मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में क्रेडिट मनी डियरर बन जाएगा इंस्टेड ऑफ बिकमिंग चीपर, वो महंगा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो क्रेडिट मनी का जो फ्लो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आप जानते हो कि स्टेट जो बैंक्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया एट द रेट ऑफ 8%, तो वो वही लोन को क्या करेगा? जनरल पब्लिक को बांटेगा एट द रेट ऑफ सपोज 10%। तो बाकी का जो 2% का जो डिफरेंस है, 10% माइनस 8%, दैट इज 2% का जो डिफरेंस होगा वो कमर्शियल बैंक्स का इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। अगर यहां पे अगर सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक यहां पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो बैंक रेट वाला रेट है उसको अगर वो बढ़ा देती है, 8 के बदले में 10 कर देती है, तो इन दैट केस कमर्शियल बैंक्स को भी 10% के जगह 12% चार्ज करना पड़ेगा पब्लिक से। तो पब्लिक को यहां पे दिक्कत महसूस होगा, जिसके वजह से जो पब्लिक के बीच में जो डिमांड फॉर क्रेडिट मनी है वो यहां पे डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में जो एक्सेस क्रेडिट मनी है उसका फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है, आप यहां पे देख सकते हो, रोल ऑफ बैंक रेट इन क्रेडिट क्रिएशन। आप यहां पे देखिए, इंक्रीज इन बैंक रेट बाय सेंट्रल बैंक जो बैंक रेट जैसे ही इंक्रीज करेगा, राइज इन इंटरेस्ट रेट बाय कमर्शियल बैंक्स को भी मजबूरी में अपना जो इंटरेस्ट रेट्स है जो वो पब्लिक से चार्ज कर रहा है अगेंस्ट लोन्स, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा? लोन अवेलेबिलिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बिकम डियरर, तो लोन महंगे हो जाएंगे कमर्शियल बैंक के, तो उससे क्या होगा? लोअर पब्लिक डिमांड फॉर लोन्स, पब्लिक का जो डिमांड है फॉर लोन्स वो डिक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा? लोअर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और इसके वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट आएगा इकोनॉमी में। तो दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज डियर मनी पॉलिसी। इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, इन विच इंक्रीज इन बैंक रेट, जब इंक्रीज इन बैंक रेट होता है इट इंडिकेट्स डियर मनी पॉलिसी। जब सेंट्रल बैंक को लगेगा कि नहीं अब बहुत हुआ, अब हम लोगों को मार्केट में मनी का, क्रेडिट मनी का अब आवश्यकता है, तो वो रिवर्स पॉलिसी फॉलो करेगा, यानी कि डिक्रीज इन बैंक रेट पॉलिसी फॉलो करेगा। डिक्रीज इन बैंक रेट पॉलिसी विल इंडिकेट चीप मनी पॉलिसी। तो ये पूरा पॉलिसी यहां पे रिवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए, सेकंड मेथड मैंने डिस्कस किया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स वगैरह है उसको मार्केट में वो बेचती है, ठीक है। तो सरकारी बॉन्ड्स को जब वो मार्केट में बेचेगी, पब्लिक जब उसको खरीद लेगा, तो पब्लिक के पास जो एक्सेस मनी पड़ा हुआ है वो पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट से जो एक्सेस मनी है उसको निकाला जा सकेगा और अगेन इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लाया जा सकेगा। अगर यहां पे सेंट्रल बैंक को लगने लगेगा कि अब बहुत हुआ, अब मार्केट को अब मनी का जरूरत है, तो यहां पे सेंट्रल बैंक क्या करने लग जाएगी? सेंट्रल बैंक यहां पे परचेज करने लग जाएगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम द पब्लिक। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाए पब्लिक यहां पे बेच रही है, सेलर हो जाएगा पब्लिक, तो पब्लिक बेचने लगेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, तो पब्लिक के
पास यहाँ पे पैसा इसके रिटर्न में मिलने लग जाएगा। तो मार्केट में जो मनी है उसका फ्लो एक फिर से बढ़ जाएगा और इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब थर्ड वाला पॉइंट है चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो एक रेशियो है जिसके अंतर्गत हर बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने टोटल एसेट्स का एक सर्टेन पोर्शन को आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, जमा रखना पड़ता है, एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द सेंट्रल बैंक। ये आपको पता होगा कि हर एक कमर्शियल बैंक को कंपल्सरीली उनको अकाउंट खुलवाना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, उसके जो हर बैंक का जो टोटल एसेट्स है उसका एक सर्टेन मिनिमम परसेंटेज को वो अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखती है और इस रेशियो को हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जब जब सेंट्रल बैंक को लगेगा कि इन्फ्लेशन हद से बाहर जा रहा है तो वो इस रेशियो को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो जैसे ही मोर एंड मोर कैश आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा विद द सेंट्रल बैंक, तो कमर्शियल बैंक्स का जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पर कंट्रोल आ जाएगा। जब जब सेंट्रल बैंक को लगेगा अब बहुत हुआ, अब ऐसा करना सही नहीं है, तो वो कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करके मार्केट में इकोनॉमी में एक्सेस क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को वो प्रमोट करेगी। इस तरीके से मार्केट में डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये रेशियो होता है, इट इज दैट रेशियो व्हिच इंडिकेट्स दैट every commercial bank has to maintain a certain minimum portion of its total assets in the form of in liquid form। liquid form का मतलब कैश या other assets marketable securities के फॉर्म में उनको अपने पास रखना पड़ता है। that they cannot distribute that money to the general public in the form of loans। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियो जब जब जरूरत पड़ेगा सेंट्रल बैंक कैन डायरेक्ट the commercial banks and they can say that the statutory liquidity ratio is enhanced, जिसके वजह से जो commercial banks है they will have to maintain more and more assets in the form of in liquid form, और जिसके वजह से उनका जो credit creation ability है वो affected होगा और definitely inflation पर control पाया जाएगा। जब सेंट्रल बैंक को लगेगा कि नहीं ऐसा करना अब और सही नहीं है, तो सेंट्रल बैंक इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करके ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कैश को लिक्विड फॉर्म में एसेट्स को मेंटेन करने का इजाजत देगा विद द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स इसके वजह से ये लिक्विड एसेट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी टू द जनरल पब्लिक और इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी उनका एनहांस्ड होगा। तो वंस अगेन डिफ्लेशनरी ट्रेंड को इस तरीके से रोका जा पाएगा। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। तो क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूड द फॉलोइंग 6 पॉइंट्स टोटल: राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, थर्ड चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, फोर्थ डायरेक्ट एक्शन, फिफ्थ मॉरल सुएशन एंड सिक्स्थ पब्लिसिटी। तो यहां पे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब हर एक बैंक को, कमर्शियल बैंक का एक सर्टेन कोटा यहां पे सेंट्रल बैंक अगर चाहे तो वो इंक्लूड कर देगी कि इस कमर्शियल बैंक को इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं दिया जा सकेगा। यानी कि सेंट्रल बैंक अलग अलग कमर्शियल बैंक्स को यहां पे अलग अलग अमाउंट ऑफ क्रेडिट के लिए एलिजिबल मानेगी। किसी को ज्यादा क्रेडिट दिया जाएगा और किसी को कम क्रेडिट दिया जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स का जो क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी है उसको उस पर नियंत्रण पाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। आपको पता है कि जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं सच एज टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी एटसेट्रा, इनको बोला जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है जनरली these are purchased in hire purchase system or in installment payment system by the consumers from with the help of banks। तो अगर जरूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट चार्ज करो, डाउन पेमेंट का अमाउंट को बढ़ा दो, और जो क्रेडिट पेमेंट का, जो इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट का जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दो। इस तरीके से आप डिस्करेज करो कंज्यूमर्स को फ्रॉम टेकिंग more and more consumer durables in through installment payment system etc। और इस तरीके से मार्केट में जो क्रेडिट मनी है उस पर नियंत्रण पाया जाएगा।
नेक्स्ट चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं उस पर उसको चेंज किया जा सकता है। तो जो मार्जिन मनी है, ठीक है, इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं मार्जिन के बारे में, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पे बोल रहा है margin requirements is the difference between the current value of physical security offered for loans and the value of लोन्स ग्रांटेड। आप ऐसे समझ लो, आप जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपको सर्टेन अमाउंट, सर्टेन सिक्योरिटीज आपको गिरवी रखने के लिए कहती है। तो आप जितने का सिक्योरिटीज गिरवी रखते हो उससे कम अमाउंट का आपको लोन ग्रांट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर गोल्ड गिरवी रखते हो, तो सपोज आप 10 लाख का गोल्ड गिरवी रख रहे हो, तो आपको पूरा 10 लाख आपको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लोन्स आपको बैंक से नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है 90% ऑफ सच गोल्ड, आपको गोल्ड वैल्यू आपको इन द फॉर्म ऑफ लोन आपको मिलेगा। तो मान के चलिए 10% मार्जिन यहाँ पे बैंक मेंटेन कर रही है। आपको 9 लाख रुपए, 10% यानी कि 1 लाख वो अपने पास एनी टाइम रखेगी, आपको 9 लाख रुपया अगेंस्ट योर गोल्ड आपको मिलेगा। तो ये जो 1 लाख का अमाउंट जो आपको बैंक के पास एक इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज आपको रखना पड़ रहा है, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी दैट यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक्स फॉर द पर्पस एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, और जितने का आपको लोन मिल रहा है उसका डिफरेंस। तो ये जो मार्जिन मनी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक इसको बढ़ा सकती है, और जिसके वजह से डेफिनेटली बहुत सारे पब्लिक जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे फ्रॉम टेकिंग ऑफ लोन्स। तो इस तरीके से भी क्वालिटेटिव मेथड्स काम करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन ये बोलता है कि सेंट्रल बैंक के पास ये पावर है कि जो बैंक यहां पे उसका बात नहीं मानेगा, जो बैंक उसका, जो कमर्शियल बैंक उसका बात नहीं सुनेगा, उस बैंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन किया जाएगा। या तो उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या किसी और तरीके से उसको पेनल्टी वगैरह उसको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से बैंक्स को वो फोर्स कर सकता है कि उसके बात को माना जाए, उसका बात को सुना जाए। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज मॉरल सुएशन। यहां पे कमर्शियल बैंक्स को समझाने का कोशिश किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा कि देखो इन्फ्लेशन को हद से बाहर जा रहा है, इसको कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो तुम मेरा बात मान करके चलो। तो इसके बाद पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के जरिए सेंट्रल बैंक डिफरेंट मीटिंग्स का जो आउटकम्स हो रहा है उसको वो पब्लिसाइज करता है थ्रू टेलीविजन और एनी अदर मोड, और इसके जरिए पब्लिक को समझाने का कोशिश करता है कि वो क्या सोच रहा है और किस दिशा में वो इकोनॉमी को ले जाना चाह रहा है। तो इस तरीके से भी वो इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी ट्रेंड को कंट्रोल कर सकती है। तो हैविंग सेड दैट, आज के लिए मैं इतना ही छोड़ूंगा। ठीक है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।